हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स एजुकेशन में। आज इस सेशन के थ्रू हम कवर करेंगे फिर से एक नया इकोनॉमिक्स का टॉपिक और एक्सपर्टाइज करेंगे इकोनॉमिक्स की नॉलेज। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आप अपनी इकोनॉमिक्स की बेसिक से लेकर के एक्सपर्टाइज लेवल की जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं हमारे साथ। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम नए वीडियोस या नए टॉपिक अपलोड करें आप उनसे अपडेटेड रहें। तो इकोनॉमिक्स एजुकेशन में आज का जो हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता क्या है, कैसे हमारा जो बैंक रेट है या जो हमारे इकोनॉमी में पैसे का फ्लो होता है उनका क्या रिलेशन है, इन्फ्लेशन से क्या कॉजेज़ हैं इन्फ्लेशन के, हम उनको भी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन को ब्रीफ में समझने के बाद उसको हम वर्ड्स के साथ को लिंक करेंगे, ताकि हमारे अदर मीडियम्स ऑफ द जो लैंग्वेज प्रेफर करते हैं उन्हें भी सपोर्ट मिल सके। तो चलिए आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन की अंडरस्टैंडिंग। तो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन जनरली अगर हम एक ले लैंग्वेज में बोलें तो जब भी हमें गुड्स या सर्विसेज यानी हम जो भी सामान खरीद रहे हैं या जो सर्विसेज ले रहे हैं उनकी प्राइस में इंक्रीमेंट दिखे, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें दिखने लगें, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखने लगें, तो वो इन्फ्लेशन की निशानी होती है। अदर लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि पहले हमारे पॉकेट में से 100 रुपए थे और एक चॉकलेट थी 10 रुपए की, तो हम 10 चॉकलेट परचेज कर सकते थे। अब उस चॉकलेट का प्राइस बढ़ करके हो गया है 20 रुपए, तो अब हम कितने चॉकलेट परचेज कर सकते हैं? 5। मेरे एग्जाम्पल को फिर से समझिएगा, आपको इसे यहीं पे कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लेना है और समझने के बाद उसको कमेंट सेक्शन में आपने क्या समझा है उसे शेयर करके जाना एक अदर एग्जाम्पल के साथ। जब हमारे पास 10 रुपए की चॉकलेट थी और हमारी पास जो हमारे पॉकेट में थे वो 100 रुपए थे, तो जब चॉकलेट 10 रुपए की थी तो हम कितने चॉकलेट परचेज कर पा रहे थे? 10 चॉकलेट परचेज कर पा रहे थे। अब प्राइस जो है वो बढ़ करके उस चॉकलेट की 20 रुपए हो गई है, तो अब हम कितना परचेज कर पाएंगे? 5 चॉकलेट ही परचेज कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या दिखता है? इससे ये दिखता है कि पॉकेट में पैसे तो उतने ही हैं 100 रुपए, लेकिन अब हमारी परचेजिंग कैपेसिटी रिड्यूस्ड हो गई है, यानी कि हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो गिर गई है, हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो गई है। ठीक है, तो जब एक भी यूनिट आप परचेज कर रहे हैं, अब आपके पास पैसे उतने ही हैं, लेकिन अब आपने फ्यू गुड्स परचेज कर पा रहे हैं, फ्यू सर्विसेज आप जो है ले पा रहे हैं। ठीक है, उसी सेम अमाउंट से, उसी 100 रुपए से अब आप कम क्वांटिटी परचेज कर पाते हैं। तो ये होता है हमारा इन्फ्लेशन। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपके साथ शेयर की कि इन्फ्लेशन होता क्या है। हम इस वर्डिक को भी रीड करेंगे, उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि समझने के बाद आप इसे डेफिनेटली हमारे साथ कमेंट सेक्शन में एक अदर एग्जाम्पल के साथ शेयर करें, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये परमानेंटली आपके माइंड में सेट हो जाए। तो चलिए रीड करते हैं वर्डिक को। इन्फ्लेशन रिफर्स टू द राइज इन द प्राइजेस ऑफ मोस्ट, बहुत ज़्यादा मतलब कंपैरेटिव स्टडी की जाए तो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस बढ़ जाते हैं। मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ डेली और अ कॉमन यूज सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एक्सेट्रा। द वैल्यू ऑफ करेंसी रिड्यूसेस। आपने देख लिया कि कैसे वैल्यू ऑफ द करेंसी रिड्यूस हो रही है। 100 रुपए के पहले 10 ले पाते थे प्रोडक्ट्स, अब हम कितने ले पा रहे हैं? केवल 5 प्रोडक्ट। दिस मीन्स नाउ ईच यूनिट ऑफ अ करेंसी बाइज फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि अब हम केवल फ्यू लिमिट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज को ही परचेज कर पा रहे हैं। विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी यू कुड बाय लेसर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी नाउ अब आप उसी सेम अमाउंट से कम गुड्स को परचेज कर पा रहे हैं पहले के मुकाबले। तो कौन मेजर करता है ये इन्फ्लेशन को? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा इन्फ्लेशन मेजर होता है, परसेंटेज के फॉर्म में इन्फ्लेशन मेजर होता है, एनुअल बेसिस पे इन्फ्लेशन मेजर होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी परसेंटेज के बेसिस में होता है और एनुअल बेसिस पे मेजर होता है हमारा इन्फ्लेशन। और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है इन इंडिया वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो मेजर करती है हमारी
इन्फ्लेशन को? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये मेजर करती है हमारे इन्फ्लेशन को, और ये मेजर्ड होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा, यानी सीपीआई। सीपीआई क्या होता है उसको हम एक सेपरेट सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी आप उसके लिए वरीड नहीं होंगे। तो ये कैसे मेजर्ड होता है? ये परसेंटेज वाइज मेजर होता है, एनुअल बेसिस में मेजर्ड होता है। तो अब हमने समझ लिया इन्फ्लेशन क्या होता है, उसे मेजर्ड किसने किया, किस बेसिस पे मेजर्ड होता है, ठीक है। अब हम उसके कॉजेस को समझेंगे कि क्या कारण है इन्फ्लेशन के। तो चलिए हम कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे कॉजेस के। तो क्या केवल इतने ही एग्जाम्पल हो सकते हैं? नहीं, अगर हम इन एग्जाम्पल को भी ब्रेक करेंगे ना छोटे छोटे पॉइंट्स में, तो उनमें से भी इन्फ्लेशन के कॉज नजर आएंगे। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक कॉन्सेप्ट में कमान रखनी है, ताकि और भी कोई जो इश्यूज हो आप उनसे आइडेंटिफाई कर सकें कि कैसे इन्फ्लेशन दिखता है। सबसे पहले अगर मार्केट में हाई डिमांड हो जाए, ठीक है, अगर हाई डिमांड होता है और डिमांड जब बढ़ती चली जाती है, तो हमारा प्रोडक्शन या सप्लाई जो है कंपैरेटिवली गिर जाता है, रिड्यूस हो जाता है उस कमोडिटी के प्रति। तो इससे क्या दिखता है कि अब लोग ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, प्रोडक्शन और सप्लाई कम है, लिमिटेड है। तो अब ये लोग कैसे मीट आउट करेंगे कि जो जेन्यून कस्टमर है उन तक पहुंचे, तो ये प्राइस को बढ़ा देंगे, रेट को इंक्रीज कर देंगे, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज कर गई तुरंत आपके दिमाग में लिंक करना चाहिए कि ये इन्फ्लेशन है। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सेस मनी। एक्सेस मनी, अब ऑब्वियसली जब किसी की पॉकेट में ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा, ज़्यादा डिमांड करेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन और सप्लाई कंपैरेटिवली रिड्यूस्ड हो जाएगी, और सेम सिचुएशन आ जाएगी आपकी प्राइस इंक्रीमेंट, और प्राइस बढ़ा तो इन्फ्लेशन। ठीक है, तो एक्सेस मनी कई तरीकों से आ सकती है। अगर आपने हमारा जो सेशन है पॉलिसीज का, रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसीज का, ठीक है, कैसे करती है उसको भी कवर्ड किया है वैसे हमने सेपरेटली, कि रिजर्व बैंक इंडिया कैसे जब इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करती है, बैंक के इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करती है, तो अब बैंक जो है वो कम रेट पे, कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, या कम रेट पे आपको पैसे दे सकती है। तो आप ज़्यादा लोग परचेज करने चले जाएंगे लोन, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। तो जितना लोग ज़्यादा लोन लेने चले जाएंगे उनके पॉकेट में बहुत सारा पैसा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया यानी मोर मनी। मोर मनी मीन्स मोर डिमांड, मोर डिमांड मीन्स रिडक्शन इन प्रोडक्शन और सप्लाई, और लीड्स टू राइज इन प्राइजेस। और जैसे ही प्राइस बढ़ जाता है आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए दैट्स इट्स अ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ऐसे ही कोलिंग करके बहुत सारे टॉपिक्स उठ सकते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डिमांड पुल। डिमांड पुल सिचुएशन क्या होती है? जब किसी भी वजह से हमारी जो डिमांड है, जो एग्रीगेट डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने लगती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट के व्यू पॉइंट में देखेंगे तो आप फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, ठीक है, अब लेबर नहीं मिल रही है मार्केट में, वो जो स्किल की लेबर है वो अवेलेबल नहीं है। तो जो एग्जिस्टिंग लेबर है ना वो कहेंगे यार देखो मार्केट में तो लेबर नहीं, हम बहुत प्रीशियस हैं, तो दे डिमांड हाई वेजेस और हाई सैलरीज वो मांगने लगते हैं, और कंपनीज को वो हाई सैलरीज देनी पड़ती है। और ये जो हाई वेजेस और हाई सैलरीज है, ये कॉस्ट जो है ना, ये जो खर्चा कंपनी को एक्स्ट्रा बेयर करना पड़ता है, ये कंपनी अपना जो कॉस्ट है वो अपने प्रोडक्ट यानी गुड्स या सर्विसेज में ऐड करती है, फाइनल कंज्यूमर को ट्रांसफर करती है, और एट एंड प्राइस राइज कर जाता है। और जैसे ही प्राइस राइज करता है तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए इट्स एन इन्फ्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी कि कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या किसी भी सर्विसेज को सर्व करने के लिए बहुत सारे इनपुट को यूज़ करती है, बहुत सारी इनपुट सर्विसेज को यूज़ करती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कि एक जो बिजनेस है, ठीक है, वो कई तरीके के रॉ मटेरियल यूज़ करे और वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज हुआ हुआ है। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, जो इनपुट कॉस्ट थे कंपनी के वो बढ़ गए हैं। तो अब ये क्या है, कंपनी अपने पॉकेट से एक तरीके से नहीं देती है, कंपनी क्या करती है, ये अपने गुड्स एंड सर्विसेज में इस कॉस्ट को ऐड कर देती है, उस बढ़े हुए कॉस्ट को उस फाइनल गुड्स में ऐड कर देती है, और एट एंड आपके गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ जाती है। और जैसे ही प्राइस बढ़े आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए ये सिचुएशन है इन्फ्लेशन का। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डीवैल्यूएशन। ठीक है, डीवैल्यूएशन हमारी करेंसी का होता है। ठीक है, तो जब भी डीवैल्यूएशन की जो हम सिचुएशन देखते हैं
ठीक है। तो क्या डिवैल्यूएशन में दिखता है कि हमारा जो करेंसी है, ठीक है, हमारी जो करेंसी हो जाती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है अदर कंपैरेटिव करेंसीज से, ठीक है। तो जब हमारी वैल्यू, सपोज करो पहले $1 पे खरीदने पे 10 रुपए लगते थे, ठीक है। अब $1 पे, मैं इसको और क्लियरली आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, ठीक है। 1 सेकेंड प्लीज। ओके, पहले $1 पे जो 10 रुपए थे, अब वो $1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते हैं 75 है, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस। तो जब पहले आपने सपोज $100 का कोई गुड परचेज किया, ठीक है, कोई गुड्स आपने $100 का गुड्स परचेज किया, यानी आपने क्या किया, इंपोर्ट कराया, दूसरी कंट्री से लिया, तो उसने $100 का बिल बना के दे दिया। तो आपके पॉकेट से पहले कितने गए, $100 इंटू 10, 1000 रुपीज, ठीक है। अगर अब उस व्यक्ति ने $100 का बिल बना के दिया, ठीक है, उस सेम गुड्स का, लेकिन अब आपके पॉकेट से कितने गए, 100 इंटू 75, यानी 7500, यानी आपके पॉकेट से ज्यादा पैसे चले गए हैं, पहले के मुकाबले आपके पॉकेट से ज्यादा पैसे चले गए, यानी अब आप अपना जो गुड है, जैसे 7500 का लिया, अब आप उसको मार्केट में ज्यादा महंगा बेचेंगे, ठीक है। तो आपकी जो ये वैल्यू है, ये इसको हम बोलते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो डिवैल्यूएट हो गई है, डिक्रीज हो गई है हमारी करेंसी की वैल्यू। तो अब आप ये बताइए कि जब हमारी डिवैल्यूएशन हम फेस करता है, इकोनॉमी डिवैल्यूएशन फेस करता है, हम डिवैल्यूएशन को सेपरेटली बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या रहता है, आप अब हमारे साथ इसको कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे कि डिवैल्यूएशन सिचुएशन में इंपोर्ट में कैसे इम्पैक्ट होता है, इंपोर्ट का क्या इम्पैक्ट होता है और एक्सपोर्ट का क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हाई वेजेस, हाई वेजेस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही वेजेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, फर्म की कॉस्ट बढ़ जाती है, और फर्म क्या है, एक जो कॉस्ट है, जो बढ़ी हुई कॉस्ट है, वो अल्टीमेटली जो है कंज्यूमर्स के डिस्पोजल इनकम से एडजस्ट होती है, अल्टीमेट एंड कंज्यूमर जो है वो उसका खर्चा बेयर करता है। तो ये सारे रीज़न है इन्फ्लेशन के। क्या केवल इतने रीज़न हो सकते हैं? नहीं, और भी बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आप कॉन्सेप्ट पे कमान रखेंगे। तो जो भी आपके लाइफ सिचुएशंस में, आपके एग्जाम्स में, आप अगर आप किसी एग्जाम्स में बैठ रहे हैं तो आपको वो आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आज आप हमसे डिस्कस करेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सिचुएशन, और एक अच्छा सा एग्जांपल देंगे कि आपको क्या लगता है इन्फ्लेशन से। सो आई होप आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, मीनिंग क्लियर हुई हो कि इन्फ्लेशन क्या है, एग्जाम्पल क्लियर हुआ हो, और दूसरा कौन इसे मेजर करता है, और इसके वेरियस जो कॉजेस थे इन्फ्लेशन के वो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको इन वीडियो से 0.1% भी वैल्यू एडिशन हुआ है तो प्लीज़ आप इन वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, बिकॉज दिस इज़ कि इकोनॉमिक्स की नॉलेज हर तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो कोई हाउसवाइफ हो, क्या वो बिजनेसमैन हो, आइदर इट्स अ स्टूडेंट, या वो किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, इकोनॉमिक्स की एजुकेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे कि आपने क्या सीखा आज के सेशन में, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लिंक टॉपिक है आप हमें उसको भी डिस्कस करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, लेकिन जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन में नई नॉलेज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।